प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में बिहार के अंदर जो बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती आने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक हम बने लोग बात रहिएगा। करते हैं पौधे के बारे में। इसमें जो है पौधे यानी हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवण को हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो वो क्लोरोफिल कहा जाता है। हरित लवक पौधे में हरित लवक पौधे में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। ये जो हरित लवक है ये पौधे में पाया जाने वाला किस रंग का वर्णक है, तो वो हरे रंग का वर्णक है। पौधे उत्पादक व स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं और स्वपोषी होते हैं। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। टमाटर में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है, तो वो लाइकोपीन। पौधे में भोजन का संचय स्ट्रॉच के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉच के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये दोनों बढ़िया प्रश्न है कि पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो ये स्ट्रॉच के रूप में होता है, जबकि जंतु में भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फ्लोएम का काम होता है फ्लोएम का जो कार्य है वह पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना। फ्लोएम का काम है पत्तियों के द्वारा भोजन को पौधे को भोजन परिवहन कराना। जबकि जाइलम का काम है जाइलम व फ्लोएम पादप है। इसके बाद एक सवाल याद रखिएगा, ये जाइलम का काम है जो हम लोग पौधों में जल देते हैं, पानी देते हैं, वो पानी को जो अन्य जगह तक पहुंचाया जाता है वो जाइलम का काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं मानव शरीर। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है वो इनामिल है, जो दांत के बाहरी परत होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग यानी कठोर जो हड्डी होती है वो इनामिल होती है, जो बाहरी दांत की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो वो यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिनियल ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पिनियल ग्रंथि है। यकृत जो है यानी लीवर जो है मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। यकृत को क्या कहा जाता है, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला। तो यहाँ बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि मानव शरीर का लीवर जो है किस प्रकार का प्रयोगशाला है, तो वो रासायनिक प्रयोगशाला है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो यह है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। आगे है अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, इसको जरूर ध्यान रखना है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो वही अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार का ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे है एड्रीडायूरेटिक हार्मोन। एंड्रीडायूरेटिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन, पोलेटिक हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। अब आगे है डीऑक्साइराइबाइज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए यानी डी डीऑक्साइराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में ईस्वी में की थी, लेकिन डीएनए की संरचना यानी दोहरी कुंडली की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इसको भी याद रखिएगा, जेन वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है, तो यह है न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजी क्षारक है।
और ये 4 प्रकार के कौन कौन कारक है? नाइट्रोजनी कारक है, ये कारक है। तो ये है एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है मनुष्य में 22 प्रकार के कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 22 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र है, वो एक जोड़ी जो है लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कायिक अगर दिया रहेगा, ये है कायिक, तो अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तब हम लोग आंसर करेंगे 22 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में कायिक गुणसूत्र कितनी जोड़ी है? तो 22 जोड़ी है। जबकि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, वो एक जोड़ी जो है वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अब है परिवार नियोजन से संबंधित कुछ बढ़िया प्रश्न। पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं वेसेक्टॉमी। इसको ध्यान रखिएगा, पुरुषों के नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टॉमी कहा जाता है, जबकि महिलाओं में नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। ये दोनों अलग अलग है। महिला की अगर बात करेगा तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, जबकि पुरुषों के नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। पुरुषों में किस प्रकार का हार्मोन होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब है आगे मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम, उसी को बोलते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हाइपोथैलेमस का काम है भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना और तापमान को नियंत्रित करना होता है। ये किसका काम है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। आगे है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का क्या काम है? तो इसका काम है कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल का, यानी आरएनए का काम। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थाइमिन के साथ एक यूरेसिल पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी प्लीहा जो कहते हैं वो स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को यानी प्लीहा को। इसका कार्य है शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आरबीसी का जो कार्य होता है शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, आरबीसी का काम। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसको बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो वो शुद्ध रक्त, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि अशुद्ध रक्त जो है वो ऑक्सीजन रहित होता है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ रहता है, जबकि अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन रहित होता है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, यानी ऑक्सीजन में इसमें अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहता है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। अब है मानव हृदय। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय का, मानव का जो हृदय है और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कोष्ठक की बात करेगा तो ये कितने हैं? 4 कोष्ठक, जिसमें 2 आलिद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। रक्त दाब का मापन जो होता है वो यंत्र है स्फिगेनोमेनोमीटर, यानी स्फिगेनोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? मनुष्य का रक्त दाब।
मनुष्य का जो रक्तदाब मापा जाता है वो स्फिगेनोमेनोमीटर से मापा जाता है। अब है सीनोएट्रियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है। सीनोएट्रियल नोड को क्या कहा जाता है? वो पेसमेकर कहा जाता है। किडनी से कुछ सवाल है, जिसे किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो नेफ्रोलॉजी। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। यानी किडनी का जब अंग खराब हो जाता है तो उसको किस पर रखा जाता है? तो डायलिसिस पर। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। सार्वजनिक मूत्राशय में जो तीक्ष्ण गंध आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो वो है अमोनिया। अब है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोलोई यानी कुपिका है। और आगे है अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? तो वह श्वसन तंत्र। आगे है हड्डियाँ। हड्डियाँ शरीर को की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती है। हड्डियाँ किससे बनती है? प्रोटीन और खनिज लवण से। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। यानी नवजात जो शिशु है, उन नवजात शिशु की हड्डियों में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उससे हड्डियों की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती है। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल कितने अस्थियां? अस्थियां मतलब हड्डी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। जबकि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज है, जो कान की हड्डी होती है। अब है कुछ रोग और उससे संबंधित जो है, जैसे क्वाशियोरकर रोग है, इसकी कमी के कारण होता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है। उसी तरह से है डायबिटीज रोग, ये अग्नाशय ग्रंथि को प्रभावित करता है। मिनी माता रोग जो है ये पारा की कमी से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की कमी से होता है। और अब देखिए कुछ तने का रूपांतरण रूप है तना का, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक है हद कर दी आपने। देखिए हद कर दी आपने, ये जो है कुछ ऐसे फसल हैं जो तने का रूपांतरण है। जैसे देखिए हद से हो जाएगा क्या आपका? हद से ये पहले तो हो से याद रखिए, हो से हो जाएगा हल्दी। फिर ये दो है, देखिए दो से जो आ रहा है शब्द वो आ रहा है अदरक के रूप में, तो दो से हो जाएगा आपका क्या? ये अदरक। और उसके बाद फिर जो है ये यहाँ देखिए ये है को से हो जाएगा केसर। को से क्या होगा? केसर। फिर आ जो है, इस आ से हो जाएगा आलू। और ये पौ से जो है ये क्या हो जाएगा? प्याज। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हल्दी, अदरक, केसर, आलू और प्याज। हल्दी, अदरक, केसर, आलू और प्याज ये ऐसे फसल हैं जो तने का रूपांतरण है। और भी आगे है प्रश्न, उसको देखते हैं, जिसमें से कि कुछ लेंस है, अवतल लेंस। और इसका जो अवतल लेंस जो है, इसी को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष होने पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक है अवतल, जो निकट दृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर अवतल यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण। तो ये कुछ थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको भी, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया।